बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम जो प्रश्नोत्तर कर रहे हैं अध्याय 2 भारत में संसाधन, चूंकि हम ये सब पढ़ चुके हैं, अब केवल हमें प्रश्नोत्तर करने हैं। तो इसमें प्रश्नोत्तर में मैंने पहले आपको इसके ऑब्जेक्टिव सारे जो है वो करवा दिए, खाली जोड़ी, बहुविकल्पी जोड़ियाँ, खाली स्थान, ये सब पहले मैं करवा चुकी हूँ। आज हम इसके लघुत्तरीय की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम पास आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो भारत में संसाधन सेकंड में लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो पहला प्रश्न है कि खाद्यान्न फसलें से क्या तात्पर्य है और खरीफ एवं रबी फसलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। दो प्रश्न एक साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न तोड़ते हैं, उसमें से अलग करते हैं। तो पहला है कि खाद्यान्न फसलें क्या है या खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है ना। तो यहाँ मैंने लिखा है, सीधा सरल सा है कि खाद्यान्न फसलें वह फसलें हैं जो मुख्य रूप से भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग होती हैं, जैसे अनाज एवं दालें। ठीक है। अब अनाज दालों में क्या क्या आता है, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, ये अनाज में हो जाता है ना। दालें क्या है, अरहर, मसूर, चना आदि, है ना। तो दालें और अनाज जो है जिसके हम चपाती बनाते हैं या ऐसे ही खाते हैं पका के, जैसे चावल है, तो उसको वो भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग होती है, वो खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं, है ना। तो अगर आप अपनी भाषा में भी कभी आपको प्रश्न नहीं आए ऐसे याद किया हुआ, आप अपनी भाषा में भी देखें कि खाद्यान्न फसलें क्या, खाद्यान्न मतलब खाने से संबंधित, तो आप उसको ऐसे अपनी भाषा में भी लिख सकते हो कि जो फसलें जो हम खाने के रूप में जो फसलें उत्पन्न होती हैं, जिनको हम खाने में प्रयोग करते हैं, वो खाद्यान्न फसलें होती हैं। जैसे कि आप लिख सकते हो जो भी आप खाते हो, है ना, घर में क्या रोटी कैसे बनती है, सब्जी कैसे बनती है, तो ये सारी चीजें भी आप लिख सकते हैं। इसमें सब्जियां भी शामिल हो सकती हैं, वो भी खेतों में उगाई जाती हैं, तो वो भी खाद्यान्न फसलों में ही आती है ना। पर हमने अभी अनाज और दालें लिखा है, आप भ्रमित ना हो। पर आपको अगर नहीं याद आ रहा है, अगर सटीक आपने याद किया है, वैसे अगर इतने अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद आएगा, बहुत सरल सा है। नहीं भी आए तो आप अपनी भाषा में उसको लिख सकते हैं, जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपने सटीक बात अपनी भाषा में भी लिखी तो उसके भी अंक आपको मिलेंगे, है ना। 100% ना सही पर मिलेंगे। तो ये है ना, यानी जो खाद्यान्न फसलें वह है जो मुख्य रूप से भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग होती हैं, है ना, खाने के लिए उपयोग होती हैं। इनमें अनाज और दालें शामिल हैं, और ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, अरहर, मसूर, चना, और भी लंबी लिस्ट है, और भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, पर मैंने अभी कुछ उदाहरण दिए हैं जिनसे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब हम देखते हैं, ये तो प्रश्न का एक हिस्सा हुआ, एक टुकड़ा हमने किया। दूसरा टुकड़ा पूछ रहा है कि खरीफ और रबी फसलों में अंतर कीजिए। तो यहां आप लिख देंगे रबी एवं खरीफ फसलों में अंतर निम्न प्रकार है ना। क्या अंतर है, तो सबसे पहले अपन देखें, उसमें यहां लिख लें खरीफ और यहां आप लिख लें रबी। बीच में से एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। बीच में हमने ये लाइन खींच ली। तो सबसे पहले यहाँ खरीफ की विशेषता दिखाएं, यह है वर्षा ऋतु के आगमन पर जून जुलाई यहाँ लिख सकते हैं, कुछ लोग जून में भी जल्दी मानसून आया, तो जून जुलाई में बोई जाती है, ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे नंबर 1, इसकी विशेषता यह है शरद ऋतु के आगमन पर अक्टूबर नवंबर
में बोई जाती है ना। अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है। ठीक, फिर यहाँ देखें इसके काटने का समय क्या है, तो यह सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर माह में काटी जाती है, काटी जाती है ना। और ये कब काटी जाती है, यह मार्च अप्रैल में, कहीं पर फरवरी लास्ट में भी आ जाता है जैसे सरसों वगैरह, पर मोस्टली यह मार्च अप्रैल में काटी जाती है ना, काटी जाती है। अब इसकी प्रमुख फसलें लिख दें। इसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, चावल आदि फसलें शामिल हैं, है ना। और ये इसका हम लिखें तो इसमें गेहूं, है ना, सरसों, चना, गेहूं, सरसों, चना, मसूर, है ना, चना, मसूर, मटर की फसल भी इस समय होती है ना, इत्यादि फसलें, और भी फसलें होती हैं, शामिल हैं। इनके अलावा एक और फसल होती है जायद फसलें, और ये गर्मियों में बोई जाती हैं। ज़्यादातर जो सब्जियां होती हैं वो जायद फसलें होती हैं, है ना। तो ककड़ी वगैरह, खीरा वगैरह, ये सब गर्मियों में भी उगाई जाती है। मूंग भी उगती है, बहुत सी फसलें हैं जो गर्मियों में उगती हैं, तो उनको जायद फसल कहते हैं। तो क्या डिफरेंस हो गया इनमें कि ये वर्षा ऋतु के आगमन पर मोस्टली जून जुलाई में बोई जाती हैं, है ना। और ये कब बोई जाती है, शरद ऋतु के आगमन पर अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, है ना। और ये सितंबर अक्टूबर माह में काटी जाती हैं, और ये मार्च अप्रैल में काटी जाती है ना। जब ये काट जाती हैं तब ये इनकी बुआई शुरू होती है ना, रबी फसलों की। तो इसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, चावल आदि चीजें हैं, और इसमें गेहूं, सरसों, चना, मसूर, मटर इत्यादि फसलें शामिल है। तो आप लोग अगर किसान परिवार से हैं तो आपको पता होगा, नहीं भी हैं तो आपने देखा होगा जो फसलें समृद्ध होती हैं, तो अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा प्रश्न है, हमें पता भी होना चाहिए। तो ये तो आपका ये वाला प्रश्न समाप्त हुआ एक। अब प्रश्न नंबर 2 है, और प्रश्न नंबर 2 में पूछा है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति, है ना। तो हरित क्रांति हम समझें कि जब भारत में बहुत सूखा अकाल था, भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं था, उस समय हरित क्रांति के द्वारा भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया, और उसका नाम हरित क्रांति है ना। तो चलिए, यहाँ प्रश्न नंबर 2 है, हरित क्रांति क्या है, इसका आंसर हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें, इसमें लिखेंगे कि भारत में कृषि की उन्नति हो हेतु, भारत में कृषि की उन्नति हेतु, है ना, कब चलाया गया था ये कार्यक्रम। ये चलाया गया 1966 से 67 तक। 1966-67 में जो है हरित क्रांति द्वारा तकनीकी में परिवर्तन करके, है ना, तकनीकी परिवर्तन कर कृषि क्षेत्र में
युग का सूत्रपात हुआ था, है ना, नए युग का सूत्रपात हुआ था। ठीक है, अगर ये छोटा सा आता है तो आप इतना लिखकर भी छोड़ सकते हैं, और जो ये लघुत्तरी प्रश्न करा रहे हैं थोड़ा बड़ा आएगा, है ना। और हम इसमें आगे जोड़ेंगे, भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने हेतु क्या हुआ था, आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्नत बीज रासायनिक उर्वरक एवं प्रौद्योगिकी का या तकनीकी का प्रयोग करके एवं उन्नत तकनीकी का प्रयोग करके प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाया गया, है ना। और यहाँ हम कहें उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में इसका अच्छा प्रभाव पड़ा, है ना, पड़ा। तो क्या था ये, 1966 से 67 में हरित क्रांति द्वारा तकनीकी परिवर्तन कर कृषि क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात हुआ था। यानी क्या किया नए युग का, कि भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्नत बीज रासायनिक उर्वरक एवं उन्नत तकनीकी के द्वारा उन्नत तकनीकी का प्रयोग करके प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाया गया, और इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में इसका अच्छा प्रभाव पड़ा। यानी जो ये राज्य थे ये बहुत, आप देखे होंगे यहाँ के किसान बहुत समृद्ध होते, बहुत उन्नत कृषि के लिए ये जाने जाते हैं, खासकर पंजाब के लोग, है ना। सरदार पंजाब में तो यही था, लेकिन ये लोग जहाँ जहाँ जाके गए वहाँ इन्होंने मिनी पंजाब बना दिया, और वो तकनीकी जो वहाँ प्रयोग की वो सभी जगह प्रयोग करके वहाँ भी एक नया कौशल विकसित किया, कृषि को नए आयाम दिए। तो इसकी विशेषताओं की हम बात करते हैं कि हरित क्रांति में क्या क्या किया गया, कौन सी तकनीकी प्रयोग की गई और जिसके द्वारा इन्होंने खाद्यान्न में भारत को आत्मनिर्भर बनाया। तो इसमें है सबसे पहले विशेषताएं, हम देखें हरित क्रांति की विशेषताएं। हरित क्रांति की विशेषताएं जिसके साथ ये आगे बढ़ा, है। तो पहला है कि अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, है ना। ऐसे बीजों का इन्होंने प्रयोग किया जो ज्यादा उपज, बीजों का प्रयोग, है ना। और दूसरा जो पॉइंट है तो क्या है, दूसरा है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, यानी खाद वगैरह जो डालते हैं ना, यूरिया वगैरह, ये सब उर्वरकों का प्रयोग। तीसरा जो था वो था कृषि यंत्रीकरण का विस्तार, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, कीटनाशक
दवाओं का प्रयोग और उसके बाद हम करेंगे चौथा कि कृषि यंत्रीकरण का विस्तार, कृषि यंत्रीकरण का विस्तार, है ना। और पांचवा जो है इसमें कि लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार, लघु व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार, परियोजनाओं का विस्तार, है ना, ये किया गया। और उसके अलावा छठवां जो है वो है भूमि संरक्षण की नई तकनीकों का प्रयोग, भूमि संरक्षण की नई तकनीकों का प्रयोग, नई तकनीकों का प्रयोग। और उसके अलावा समर्थन मूल्य भी निश्चित किया गया, है ना, समर्थन मूल्य का निर्धारण, मूल्य का निर्धारण, है ना। और अगला है फिर कृषि का उपचार, कृषि के उपचार द्वारा, यानी कृषि में अगर कुछ परेशानी है तो उसके उपचार के द्वारा, है ना। कृषि शोध और भूमि परीक्षण को बढ़ावा, कृषि शोध यानी उस पर रिसर्च कि कैसी भूमि है, इसमें क्या कमी है, क्या हो सकता है, और भूमि संरक्षण को बढ़ावा, भूमि परीक्षण को बढ़ावा, परीक्षण को बढ़ावा। और भी है वित्तीय सहायताएं देना। तो हरित क्रांति में सबसे पहले अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशक दवाओं का, कृषि का यंत्रीकरण, यानी पहले जो व्यक्ति हल जोतते थे तो पूरे दिन में वो एक आध बीघा पे कर पाते थे, लेकिन ट्रैक्टर के द्वारा एक ही दिन में सैकड़ों बीघा जो है वो जमीन में बुआई हो सकती है, जुताई हो सकती है ना। तो यंत्रीकरण बढ़े, लघु व मध्यम सिंचाई परियोजना का विस्तार किया, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हुई, आपने देखी होंगी, जगह जगह नहरों का जाल बिछ गया है। जो सूखे के क्षेत्र थे जहाँ केवल एक आधी फसल होती थी, वहां अब दोनों बल्कि तीनों समय फसलें ली जा रही हैं, है ना। भूमि संरक्षण की नई तकनीक, यानी जहाँ भूमि में मृदा क्षरण होता था या जो बंजर भूमियां होती थी उनको भी अच्छे तरीके से प्रयोग करके और उसका संरक्षण किया जा रहा है। साथ ही साथ समर्थन मूल्य का निर्धारण, यानी ऐसा होता था कि कभी किसी कृषि उत्पाद की बम्पर आवक हो गई, यानी प्याज बहुत सारी आ गई तो 2 रुपए किलो बिक रही है ना, कभी टमाटर आ गए तो फेंकना पड़ती थी रोड पे किसानों को, क्योंकि वो औने पौने दाम पे खरीदते थे व्यापारी। तो ऐसे में सरकार द्वारा समर्थन मूल्य निश्चित किया गया है कि कितना भी हो इससे कम पे नहीं खरीदी जाएगी, तो किसान वहां जाकर देते हैं और अच्छी उत्पादन होता है तो अच्छा लाभ पाते हैं। इसके साथ ही साथ कृषि में शोध और भूमि परीक्षण भी चल गया है कि रिसर्च हो रही है, और मिट्टी का परीक्षण आपने देखा होगा, सॉइल टेस्टिंग कराते हैं कि यहाँ कौन सी फसल अच्छी हो सकती है। तो कृषि वैज्ञानिक जो है, कृषि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो होते हैं वो ये बताते हैं, टेस्टिंग करके, लैब में टेस्ट होता है बाकायदा। तो ये सब चीज़ें चल गई हैं। वित्तीय सहायता, किसानों को अब सहकारी समितियों पर खाद बीज उपलब्ध होता है, बाद में वो दे सकते हैं पैसा उसका, मुफ्त में तो नहीं पर ऋण देकर। इसी प्रकार क्रेडिट कार्ड के द्वारा कि कभी फसल मान लो नहीं हुई तो साहूकारों के चुंगल में ना पड़े, सरकार द्वारा जो है बहुत कम दर पर, ब्याज दर पर उनको ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि वो आगामी फसल के लिए तैयार कर सके अपने खेतों को उस पैसे से। तो ये सारी चीजें करके हरित क्रांति द्वारा भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत प्रयास हुए हैं। अगली वीडियो में हम और आगे ले आएंगे, तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।